चलते हैं दोस्तों आज के एडिटोरियल वाले हिस्से की तरफ। आज 15 जुलाई 2025 है और दिन है मंगलवार। पहला जो एडिटोरियल डिस्कस करेंगे है भारत और यूरोप के रिलेशनशिप को बताता है। हाल फिलहाल में देखा जाए काफ़ी इम्पॉर्टेंट बदलाव हो रहे हैं जब से अमेरिका ने यूरोप का साथ छोड़ा है, पार्टिकुलरली डिफेंस सिक्योरिटी को लेकर के। आज की दुनिया में डिसऑर्डर एंड डाइवर्जेंस तेज़ी के साथ में बढ़ते जा रहा है, लेकिन इसके ठीक उल्टे भारत और यूरोप के बीच जो रिलेशन हैं न्यू डिप्लोमेटिक लेवल तक जा रहे हैं, एक मजबूत बेस बना रहे हैं। हालांकि पास्ट में दोनों एक दूसरे के जियोपॉलिटिक्स से दूर रहे हैं, लेकिन आज की परिस्थिति ऐसी हो गई है कि उनको पर्पसफुल एंगेजमेंट करना ही पड़ेगा। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की G7 स्ट्रेटजी की बात करें, साथ ही साथ जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर का यूरोप पर ध्यान केंद्रित करना, ये बताता है कि भारत अब बदलते हुए यूरोप को लेकर के स्ट्रेटजिक रूप से अलर्ट पर हो गया है। अब ये चीज़ केवल यूरोप की इकोनॉमी या फिर यूरोप की कल्चरल पावर तक ही सीमित नहीं रह जाएगी, बल्कि ये चीज़ बताता है कि वैश्विक संतुलन में चेंजेस आ रहा है, ग्लोबल चेसबोर्ड शिफ्ट हो रहा है। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए अमेरिका की तरफ से यदि हम देखें तो अमेरिका अपना पलड़ा झाड़ रहा है कहाँ से? यूरोप से। जो ट्रांस अटलांटिक अलायंस है वो थोड़ा सा कमज़ोर पड़ रहा है। जैसे नेटो के ऊपर अमेरिका का भरोसा नहीं है, इसके साथ ही साथ उसके जो पारंपरिक सहयोगी हैं उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, और रूस जैसे कॉम्पिटिटर के साथ में वो बात कर रहा है। अब G7 देशों के बीच एकता नहीं रह गई है, और इस गैप में कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे देश भारत के साथ नए सहयोग की तरफ देख रहे हैं। आज के टाइम में ऐसा हो गया है कि यूरोप खुद को एक पोल ऑफ पावर के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी अब केवल फ्रांस की कल्पना नहीं रह गई है, बल्कि बर्लिन, वारसा और ब्रुसेल्स में भी इसको अपनाया जा रहा है। जर्मनी और फ्रांस जैसे देश आज के टाइम में डिफेंस इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्रियल रिकवरी की तरफ तेज़ी के साथ में अपना ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। वहीं भारत की जब हम फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं तो यहाँ पर नॉन अलाइनमेंट से हम आगे बढ़ रहे हैं, हम मल्टी अलाइनमेंट की ओर बढ़ रहे हैं। भारत और यूरोप दोनों चाहते हैं कि मल्टीपोलर दुनिया बने, जहाँ केवल अमेरिका या फिर चीन का दबदबा ना हो, बल्कि इंटरनेशनल लॉ, प्लूरलिज्म एंड इंक्लूसिवनेस को प्राथमिकता दी जाए। इस पर बेस्ड ऑर्डर होना चाहिए। इंडिया और यूरोपीय संघ के बीच में इंस्टीट्यूशनल लेवल पर ट्रेड हो रहा है, टेक्निकल आदान प्रदान, क्लाइमेट एंड सेफ्टी जैसे सेक्टर में जो बातचीत है, कन्वर्सेशन है, वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है। इसके साथ ही साथ फ्रांस, जर्मनी, इटली जैसे देशों के साथ हम बाइलेटरल रिलेशन को भी बेटर करते जा रहे हैं, और नॉर्डिक एंड पूर्वी यूरोपीय कंट्रीज़ की भी अब भारत की स्ट्रेटजी में महत्वपूर्ण भूमिका हो गई है। 2015 से लेकर के 2022 के बीच में यूरोप का भारत में निवेश 70% बढ़ा है। फ्रांस का निवेश 373% तक बढ़ा है। अब ज़रूरत है कि भारत एंड यूरोपीय यूनियन ट्रेड एग्रीमेंट को जल्दी पूरा किया जाए, जिसमें भारत के ग्रीन ट्रांजिशन को भी ध्यान में रखा जाए। इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर एक ऐसा रूट बन सकता है जिसके माध्यम से ट्रेड होगा, एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह हम लेके जाएंगे। साथ ही साथ इनोवेशन के लिए भी ये एक महत्वपूर्ण सिल्क रोड के रूप में काम करेगा। साथ ही साथ भारत और यूरोप डिजिटल पब्लिक गुड्स, डिजिटल टेक्नोलॉजी को सार्वजनिक संपत्ति के रूप में देखते हैं, ना कि केवल बड़ी कंपनियों का कंट्रोल क्षेत्र। दोनों मिलकर के AI, बायोटेक्नोलॉजी, क्लीन एनर्जी, इसके अलावा सस्टेनेबिलिटी एंड
हेल्थ सिस्टम जैसे क्षेत्र में पूरी दुनिया में नेतृत्व करने का काम कर रहे हैं। वही बात करें, भारत और यूरोप को ह्यूमन मोबिलिटी में निवेश करना चाहिए। मतलब एक देश से दूसरे देश में आना जाना आसान हो, बच्चों का पढ़ाई लिखाई के लिए, वैज्ञानिक लोगों का रिसर्च के लिए, एंड पेशेवर लोगों को भी थोड़ा सा आसानी जाएगी। आज का जो युग है वो विचार का युग है। इसमें टैलेंट का फ्लो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसलिए बच्चों के आने जाने में छूट देना ज़रूरी है। इसके अलावा इंडिया और यूरोप दोनों ही जो है डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग, मैरीटाइम सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी एंड बात करते हैं अंतरिक्ष सहयोग की। ठीक है, इस क्षेत्र में काफ़ी सहयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ आतंकवाद पर पॉलिटिकल विल ज़रूरी है, खास करके पाकिस्तान के द्वारा जो प्रायोजित इस्लामी आतंकवाद है, इस पर यूरोप को सख्त रवैया अपनाने की ज़रूरत है। भारत और यूरोप जैसी जो मिडल पावर्स हैं, इनको रूल बेस्ड ऑर्डर बनाए रखना है। मतलब फोर्स से कोई काम नहीं चलेगा, सहयोग से काम होगा। उनका मल्टीलैटरिज्म और ग्लोबल साउथ के साथ में एम्पावरमेंट, इसमें विश्वास बनाए रखना जरूरी है। दोनों देशों के बीच में रिलेशन केवल पॉलिसी से नहीं बल्कि जनभावना से, ठीक है, क्या क्या चीज़ से, एम्पैथी एंड पब्लिक अंडरस्टैंडिंग बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। यूरोप को मूव करना होगा पहले की जो स्टीरियोटाइप उसने अपने मन में बैठा के रहा था, एंड इंडिया को अंडरस्टैंड करना चाहिए यूरोप के इंटरनल ट्रांजिशन को। तो इतिहास ने चाहे अतीत में दोनों को दूर रखा हो, लेकिन अब समय आ गया है पार्टनरशिप ऑफ कन्विक्शन का। मतलब दृढ़ विश्वास के साथ साझेदारी करो और आगे बढ़ो। भारत और यूरोप को साथ में चलना चाहिए, सुविधा के लिए नहीं बल्कि स्थिर, समावेशी और न्यायसंगत विश्व की कल्पना के लिए। कन्वीनियंस के लिए नहीं, कन्विक्शन के लिए, ताकि सेव किया जा सके जस्ट एंड बैलेंस्ड वर्ल्ड को। इसके बाद वाला जो आर्टिकल यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, ये पार्टिकुलरली बेस्ड है वर्ल्ड यूथ स्किल डे के ऊपर। विश्व युवा कौशल दिवस। विश्व कौशल युवा दिवस के अवसर पर भारत में महिलाओं की साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स के क्षेत्र में बढ़ती भागीदारी के ऊपर ये आर्टिकल ध्यान केंद्रित करता है। ये आर्टिकल बताता है कि भारत में महिलाओं की एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी स्किल्स तो बढ़ रही हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ उनको रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। इसको हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं। स्किल डे और स्टेम में महिलाओं की भागीदारी। हर साल हम 15 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड यूथ स्किल डे, ताकि हम याद कर सकें स्किल डेवलपमेंट ही बेरोजगारी कम करने के लिए, एक डिसेंट वर्क दिलाने के लिए एक बेटर ऑप्शन है। भारत के सामने एक पैराडॉक्स मौजूद है, विरोधाभास मौजूद है। दुनिया की एक बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भी यहाँ पर स्टेम में 43% महिलाएं ग्रेजुएट हैं। इसके बावजूद महिलाएं केवल 27% स्टेम वर्कफोर्स का हिस्सा है। मतलब 43% महिलाएं साइंस लेकर के पढ़ी हैं, ग्रेजुएशन की हैं, लेकिन उसमें से मात्र 27% को ही नौकरी मिल पाई है, स्टेम का वर्कफोर्स का वो हिस्सा रह पाई है। ये चीज़ क्लियर कर देता है कि स्टेम मतलब साइंस के जो सब्जेक्ट रहते हैं उनका ही यहाँ पर बार बार नाम आने वाला है। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए, जब भी हम स्टेम की बात करते हैं तो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स की हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। बार बार स्टेम ही अब सामने आने वाला है। बहुत सारे डेटा यहाँ पर यदि हम उठा करके देखेंगे तो इससे विरोधाभास हमको दिखाई देता है। 2023-24 के पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे के हिसाब से देखें, जो कि हम खुद सरकारी डेटा यहाँ पर बता रहे हैं, भारत की कुल महिला श्रम भागीदारी दर
फीमेल लेबर रेट की बात करें, जिसको शॉर्टकट में FLFPR बोलते हैं, ये बढ़कर के 41.7% हो गई है। कई साल तक ये स्थिर रही थी, लेकिन इसके बाद फिर से वृद्धि देखने को मिली है। लेकिन इसमें भी गांव की महिलाओं की भागीदारी 47.6% है, जबकि शहरी महिलाओं की भागीदारी है 25.4%, जो बताता है कि जो फॉर्मल जॉब्स हैं, वर्क प्लेस पर सेफ्टी एंड सोसाइटल एक्सपेक्टेशन अब भी शहरी महिलाओं की भागीदारी में बाधा बना हुआ है। साइंस के सेक्टर में ये असमानता और भी ज़्यादा क्लियर हो जाती है। यूनेस्को के 2021 के आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर में केवल 31.5% रिसर्चर ही महिलाएं हैं। इसका मतलब ये है महिलाएं पढ़ाई तो कर रही हैं साइंस लेके, लेकिन रोजगार उनको नहीं मिल पा रहा है, और ये एक सिस्टमेटिक बैरियर है जिसे हमारी इंडस्ट्री हल कर सकती है। अब बात करते हैं इकोनॉमिक दृष्टि से किस प्रकार से नुकसान हो रहा है इसकी। इकोनॉमिक दृष्टि से यदि देखा जाए, McKinsey ग्लोबल इंस्टीट्यूट के अनुसार अगर भारत की 6.8 करोड़ महिलाएं वर्कफोर्स में शामिल हो जाती हैं तो 2025 तक भारत की GDP में 700 अरब डॉलर तक की वृद्धि हो जाएगी। इसी प्रकार से वर्ल्ड बैंक कहता है कि अगर महिला लेबर पार्टिसिपेशन में 50% भी आप इसको पहुंचा देते हैं तो GDP में 1% की वृद्धि हो जाएगी। मतलब ये है कि महिलाओं को साइंस में अवसर नहीं देना, इससे हमारा समाज पिछड़ रहा है। दूसरा, हमारे देश की इकोनॉमी को भी नुकसान पहुंच रहा है। अब बात करते हैं सरकार के प्रयासों की एंड कुछ नीतिगत ढांचे की। भारत की नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने स्टेम के सेक्टर में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए रास्ते खोल दिए। शिक्षा मंत्रालय ने स्किल डेवलपमेंट एंड लाइफ स्किल को शिक्षा के साथ में जोड़ा है, स्कूल के साथ में, एजुकेशन के साथ में। सरकार ITI को और भी ज़्यादा पावरफुल बना रही है, जिससे गांव और कस्बों में टेक्निकल एजुकेशन पहुंच सके। प्रधानमंत्री के विकसित भारत विजन में महिलाओं की, वुमेन्स की आर्थिक सशक्तिकरण को केंद्र में रखा गया कि महिलाओं को हम ज़्यादा से ज़्यादा एम्पावरमेंट करेंगे। 2025-26 का जो जेंडर बजट रहा था, इसमें 6.8% पहले होता था बजट महिलाओं के लिए, जो कि बढ़कर के 8.8% हो गया। मतलब इसमें लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपए जो है महिलाओं पर आधारित योजनाओं के ऊपर खर्च किया जाएगा। इसके अलावा बजट 2025-26 में वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए टर्म लोन, नए स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड टेक्निकल बेस्ड स्किल स्कीम खोली गई हैं। सरकार की कुछ योजनाएं हैं जैसे कि स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और PM विश्वकर्मा योजना सही दिशा में है, लेकिन केवल सरकार की पॉलिसी अकेली काफ़ी नहीं है, इसमें इंडस्ट्री को भी सामने आना ज़रूरी है। मतलब यहाँ पर उद्योग कैसे करके ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दे सकता है। इंडस्ट्री एक ऐसी कड़ी होती है जो स्किल टू जॉब पाइपलाइन के बीच की डिस्टेंस को ख़त्म करती है, खास करके वुमेन्स के लिए। आज भी समाज में बहुत सारे स्टीरियोटाइप हैं, रूढ़िवादिता है, जैसे कि मैकेनिकल काम पुरुषों के लिए होता है या फिर कोडिंग लड़कियों के लिए नहीं होता है। वर्ल्ड बैंक और यूनेस्को की रिपोर्टों में ये चीज़ क्लियर हो गया है कि ये स्टीरियोटाइप महिलाओं को स्टेम लेने से रोकता है, साइंस लेने से रोकता है। साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, महिलाएं स्टेम को इसलिए नहीं छोड़ती हैं, ठीक है, कि उन्हें योग्यता नहीं है, बल्कि इसलिए छोड़ देती हैं क्योंकि वर्क प्लेस उनके हिसाब से नहीं रहता है। परिवारों को अवसरों की सही जानकारी नहीं होती है और रोल जेंडर के आधार पर बांटे होते हैं। ये काम पुरुष, ये काम स्त्री करेगी। अगर उद्योग इस सोच को बदलेगा तो कार्यस्थल में सेफ्टी प्रोवाइड करना, समान वेतन देना, परिवार, शादी एंड मैटरनिटी जैसे जीवन बदलावों में सहयोग देगा, तो ये पूरा का पूरा वर्कफोर्स अपनी क्षमता के साथ में काम करेगा। बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर की तरफ से कुछ पहल किए गए हैं उसकी।
WE स्टेम कार्यक्रम, कुछ कंपनियां अब आगे निकल रही हैं। UN वुमेन का WE स्टेम, वुमेन एम्पावरमेंट इन स्टेम कार्यक्रम है, जो कि मध्य प्रदेश और गुजरात गवर्नमेंट के साथ में एंड माइक्रॉन फाउंडेशन के समर्थन से चल रहा है। इसका ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसमें केवल स्किल नहीं बल्कि माइंडसेट भी बदला जा रहा है, जैसे परिवार और कम्युनिटी के लीडर को जोड़ा जा रहा है। वर्क प्लेस सेफ्टी के लिए सेशन आयोजित किए जा रहे हैं, साथ ही साथ कक्षा में महिला को रोल मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ये चीज़ दिखाती है कि स्किल ट्रेनिंग तब तक प्रभावी नहीं हो सकता है जब तक कि हम सोच ना बदलें। लीडरशिप के लिए ब्लूप्रिंट की जब हम बात करते हैं तो देखिए, शिक्षण संस्थानों से उद्योग की साझेदारी होना चाहिए। ITI को डायरेक्ट इंडस्ट्री के साथ में जोड़ा जाए। इंडस्ट्री में क्या चीज़ की डिमांड है उस हिसाब से ITI में पढ़ाया जाए। मेंटरशिप नेटवर्क स्थापित किए जाएं, जहां पर जिनके पास में नॉलेज है वो स्टूडेंट लोगों को नॉलेज देगा। इसके अलावा वर्क प्लेस को लेकर के पॉलिसी बनाना पड़ेगा, जैसे कि मैटरनिटी को भी इंडस्ट्री के साथ में हम समायोजित करें। साथ ही साथ सुरक्षा और सम्मान का माहौल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्वेश्चन ये नहीं रहता है कि क्या भारत में महिलाओं में स्टेम में हम निवेश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन ये उठता है कि इंडस्ट्री कितने आगे निकल कर के सामने आ रही है। जब एक महिला कमाती है तो उसकी आवाज़ खाने की मेज से लेकर के इंडस्ट्री पॉलिसी रूम्स तक गूंजती है। स्टेम में महिलाओं को अवसर देना केवल डेवलपमेंट की बात नहीं है, बल्कि ये न्याय, समानता और समावेश, जस्टिस, इक्विटी एंड इंक्लूजन की भी बात है। यही आवाज़ भारत के फ्यूचर के ब्लूप्रिंट को तैयार करेगा, एक ऐसा भारत जो न केवल विकसित रहेगा बल्कि सभी के लिए समान और सशक्त भी होगा। इसके बाद न्यूज़ वाले सेक्शन की तरफ यदि हम जाएं दोस्तों, तो वेटरन एक्टर बी सरोजा देवी की डेथ हुई है उनकी रेसिडेंट मल्लेश्वरम में बेंगलुरु में मंडे के दिन। उनकी उम्र थी 87 साल एंड लगभग देखा जाए उम्र के हिसाब से बीमारी बढ़ते जाती हैं, इसी से इनकी डेथ हुई है, बुढ़ापे से संबंधित बीमारी। इनको हम जानते थे कन्नड़ सिनेमा की पहली सुपरस्टार के तौर पर, फर्स्ट फीमेल सुपरस्टार ऑफ कन्नड़ सिनेमा। कितनी ज़्यादा फेमस थी ये आप सोच सकते हैं। उन्होंने दशकों तक पर्दे पर राज किया और केवल कन्नड़ ही नहीं बल्कि तेलुगु, तमिल और हिंदी फिल्मों में भी सफलता हासिल करी थी। ज़्यादातर उन्होंने जो भाषा में काम किया वो 4 भाषाएं थी, हर भाषा में वो टॉप महिला स्टार बनी रही। इसके साथ ही साथ उन्होंने न केवल एक्टिंग में, साथ ही साथ डांस में भी हाई क्वालिटी हासिल कर लिया था। इन्होंने 4 लैंग्वेज में 200 से अधिक फिल्मों में एक्टिंग करी थी। उन्हें इमोशन, डांसिंग दोनों में ही एक्सीलेंसी के लिए जाना जाता है, कॉमेडी से लेकर के गंभीर भावनात्मक भूमिकाओं तक। ठीक है, इनकी भूमिका ने दर्शकों को बहुत पसंद किया। इनकी डेथ के बाद देखा जाए इनके 2 बच्चे हैं, अभी 2 बच्चों को वो पीछे छोड़ गई हैं। यदि हम इनके करियर की बात करें तो 1955 में इन्होंने महाकवि कालिदास नामक कन्नड़ मूवी से अपनी शुरुआत करी थी। साथ ही साथ बहुत सारे जो हीरोज़ हैं, नायक हैं, जैसे कि राजकुमार, कल्याण कुमार, इनके साथ में इन्होंने काम किया था, चाहे वो कन्नड़ भाषा हो, तेलुगु हो, हिंदी में दिलीप कुमार, राजेंद्र कुमार और सुनील दत्त के साथ में उन्होंने काम किया था। 1964 में एक मूवी आई थी जिसका नाम है दागुडू मुथालू। इस मूवी में इनकी मेहनत के ऊपर 80,000 रुपये दिया गया था, जो उस समय बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी। 2020 तक देखा जाए फिल्म इंडस्ट्री से ये जुड़ी रहीं, सक्रिय रहीं। टीवी गेम शो किया था कोटीश्वरी, इसमें भी पार्टिसिपेट किया। यदि हम कुछ हिस्टोरिकल एंड सोशल मूवीज़ की बात करें तो इन्होंने हर सेक्टर में कहना चाहिए काम किया था। ट्रेडिशनल लुक्स की वजह से वे हिस्टोरिकल मूवीज़ के लिए पहली पसंद मानी जाती थी। ठीक है, अब सामाजिक विषयों वाली तेलुगु फिल्में जैसे कि पेल्ली संदडी, पेल्ली कनुका, दागुडू मुथालू, मंची चेडू, पंडिती कापुरम,
इस प्रकार की मूवी उन्होंने करी थी। तमिल फिल्म उद्योग में इनकी पहचान की बात जब करते हैं तो तमिल सिनेमा में उन्हें कन्नडू पायनिकिली मतलब कन्नड़ की बुलबुल एंड अभिनय सरस्वती कहा जाता था। एक चीज़ और है यहाँ पर इम्पोर्टेंट कि उनके टाइम पीरियड में सावित्री नाम की एक अन्य जो दिग्गज अभिनेत्री थी जो कि उनके बराबरी की रही थी। दोनों ने उस दौर की लगभग सभी बड़ी बड़ी मूवी में अभिनय किया था। तमिल में लोकप्रियता के कारण की जब हम बात करते हैं तो जब ये तमिल बोलती थी तो उसमें हल्का सा कन्नड़ इफेक्ट था, लेकिन उन्होंने अपनी आंखों के माध्यम से भाव व्यक्त करने की कला आई एक्सप्रेशन से दर्शकों का दिल जीत लिया था। इन्होंने कई सारे लोकप्रिय गीतों में अभिनय किया था जैसे कि लव बर्ड्स इन एनबेवा एंड उन्नाई ओंडुरु कैट पेन, ये था पुथैया परवाई 1964 में आई मूवी थी। ये जो गीत हैं बोला जाता है कि अभी भी याद किए जाते हैं। पुरस्कार और सम्मान की बात करें तो इनको पद्मश्री मिला था 1969 में, पद्म भूषण मिला था 1992 में।